हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है इस चैनल पर। और आज हम कंटिन्यू करेंगे वेगाबॉन्ड मांगा का पोस्ट योशिका आर्क चैप्टर 267 क्रॉसरोड्स से। इस अमेजिंग मांगा को लिखा है ताकेहिको इनो ने। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वेगाबॉन्ड मांगा के वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर है, जहां से आप इस मांगा के वीडियोस को देख स्टोरी आर्क को समझ सकते हैं। चैप्टर 267 की शुरुआत में ताकवान कोत्सु से उस अनोखी कटोरे के बारे में पूछते हैं जो कोत्सु को भी अनोखा ही लगता है। ये ताकवान की आंखों का धोखा है या वाकई में वो कटोरा चटका हुआ है, जो कोत्सु भी उन्हें सही साबित करते हुए बताते हैं कि आग तेज थी इसलिए ये ठीक तो नहीं है, लेकिन दिलचस्प जरूर है। ताकवान भी देखते हैं कि आखिर इसमें खास क्या है, जो उन्हें अभी कुछ खास नहीं दिखा। जिस पर कोत्सु कहते हैं कि अगर वो अपनी कटाना निकाल उस कटोरे को देखेंगे तो उन्हें भी इसमें कई चेहरे दिखने लगेंगे, जो ताकवान की दिलचस्पी बढ़ाने के लिए काफी था। उन्हें बस अपने मन को आजाद कर इसे अपनाना होगा। दुनिया में हर चीज अपने आप में खूबसूरत होती है। जो ताकवान को भी याद आता है कि कभी मुसाशी ने भी उसे यही कहा था, मौत मौत ही लेकर आती है, जो कि दो सॉर्ट के भिड़ने की वजह से है। अगर ये मानव जीवन नहीं है तो फिर क्या है। उन्हें पहले ही समझ जाना चाहिए था कि मुसाशी ने इन सबको सरवाइव किया है और आगे भी जिएगा। ताकवान ये देख कोत्सु से कहते हैं कि ये अच्छा हुआ कि वो मुसाशी से मिले, जिसके लिए वो दिल से धन्यवाद करते हुए आग्रह करते हैं कि वो उससे आगे भी जुड़े रहें। कोत्सु ये देख ताकवान से पूछते हैं कि अगर वो मुसाशी के साथ ईडो जाने हैं तो एक लेटर लेते जाएं, जो कि लॉर्ड तोकुगावा के वारिस के लिए है, जिसका नाम लॉर्ड हिडेतादा है। वहीं मुसाशी को भी पुराने दिनों के सपने आते हैं, जब वो और माता हाची ऐसे दिनों का ख्वाब देख रहे थे जब वो ऊंचाइयों को छू लेंगे और दुनिया उन दोनों के बारे में जानेगी। तब तकीजो को नहीं मालूम था कि ऊंचाइयां कैसी होती हैं, और शायद अब मुसाशी भी जानता है कि उसका रास्ता कहां खत्म होने वाला है। जो माता हाची भी जानना चाहता है कि मुसाशी तो खुद इसके लिए सीरियस था, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने भी माता हाची को ही उकसाया हो। मुसाशी उससे अलग है, आखिर उस अकेले ने ही कुछ ऐसा पाया है, बस अपनी स्वॉर्ड प्रैक्टिस करते हुए, जहाँ से उसे उसका बचपन भी दिखाई देता है। जब बिना मास्टर के ही वो स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहा था कि तभी उसकी आंखें खुलती हैं। अगले दिन वो बाहर लकड़ियां काट ही रहा होता है कि इटाकुरा वापस उससे मिलने आते हैं, जहाँ इटाकुरा को भी लगता है कि मुसाशी हर लड़ाई जीता आया है, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि वो पीछे हट रहा है। और तो और स्वर्ग के नीचे अजय होना भी उसके लिए सिर्फ एक कोहरे की ही तरह है, जो उसे समझने में 22 साल लग गए। इटाकुरा बताते हैं कि लड़ाइयों के फैसले अक्सर लड़ाइयों के अंत में होता है, बल्कि सच तो यह है कि दुनिया में अब भी शांति कायम नहीं हुई है, और जब ऐसा होगा तो जाहिर है कि तुम इसे युद्ध में रहकर नहीं समझ सकते, इसलिए शासक अपनी तैयारी हमेशा रखते हैं। स्वर्ग के नीचे अजय ये मुसाशी को समझने के लिए उसे 22 साल संघर्ष करना पड़ा। क्यों न वो ये देश के सभी लोगों को बताएं, जिससे मुसाशी को भी आश्चर्य होता है, लेकिन ये तभी मुमकिन होगा जब वो किसी लॉर्ड के नीचे काम करे, जो मुसाशी नकार देता है। ये बहुत ही बुरा आइडिया है, जो उसके ईगो पास ही पड़ा बोर होते हुए सुन भी रहा है। इटाकुरा भी इसे मानते हैं कि जो उन्होंने मुसाशी से सुना है और अपने दिमाग से समझने की कोशिश की, उन्हें थोड़ा बहुत ही समझ आया। वो भी स्वॉर्ड्समैनशिप में थोड़े एवरेज ही रहे हैं, लेकिन क्या ये इसलिए था कि वो मुसाशी की तरह ये नहीं समझते थे कि वो कहाँ हैं, ताकत और कमजोरी में, और उनकी एक उम्र गुजर चुकी है, बिना ये जाने कि उनकी ताकत क्या है या उनकी कौन सी कमजोरी है, जो उनके ही मन की हलचल की वजह से है। उनके लिए बेचैनी की एक लहर ही काफी थी। जो बेचैनी उन्हें स्वॉर्ड चलाने में महसूस होती थी, उनसे उन्होंने भी अपना मन बंद कर लिया था। जब भी वो इसे गौर से देखते हैं, एग्रेशन के बजाय उन्हें बेचैनी और डर लगता। वो इसे समझते हैं और इसलिए ही वो मुसाशी की रिस्पेक्ट करने लगे हैं। अपनी इस प्रवृत्ति के लिए ही उन्हें अब भी मुसाशी पर भरोसा है। अगर अपनी आंखें बंद करना अपने मन को खोलने के समान है, अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो वो क्या करेगा। वो दोनों ही अलग हैं। इटाकुरा के इतने सवाल मुसाशी को भी कंफ्यूजिंग ही लगते हैं, क्योंकि उन्होंने पिछले दिन ही मुसाशी से इतनी बातें की थी। वो सब कुछ जल्दी जल्दी बोल बैठे। वैसे तो मन में कई रास्ते होते हैं, लेकिन बीच का रास्ता अक्सर ही बेहतर होता है, जो मुसाशी को किसी इशारे की तरह ही दिखता है, और वो इसे समझता भी है। इटाकुरा को भी लगा कि शायद ये उनकी कमजोरी ही थी, जिसके लिए वो हमेशा ही बीच का रास्ता चुनते थे, और वो दोबारा अगले दिन मिलने का कहकर विदा लेते हैं। जो मुसाशी को भी एक छड़ी के सहारे जाते हुए देखते हैं, जो मुसाशी बताता है कि आज उसकी गार्ड की ड्यूटी है, और अब भी इटाकुरा मुसाशी की पूरी कहानी सुनना चाहता है। इटाकुरा अब भी मुसाशी को समझाता है कि अगर वो समुराई सर्विस चुनता है तो उसका अपना रास्ता नहीं छूटेगा। वो अपने परिवार के साथ अच्छी जिंदगी जी सकता है, जो ठीक ताकवान की ही सलाह के समान है, जिन्होंने उसे भी ओत्सु के साथ परिवार बनाने की सलाह दी थी। इटाकुरा को अब भी लगा कि मुसाशी अपनी लड़ाई खत्म कर अपना जवाब उस जगह दे सकता है, लेकिन क्या वो ऐसा कर पाएगा। जो मुसाशी अब भी उतनी दूर क्यों जाए, ये ठीक नहीं है, बल्कि वो इसे समझता है तो वो वैसा करे ही क्यों। कहीं ऐसा तो नहीं कि इटाकुरा उसे यही करने को कह रहे हैं, जो इटाकुरा को भी अजीब लगा, और वो भी जानना चाहते हैं कि आखिर बात क्या है। वो वहाँ रुक मुसाशी से पूछते हैं कि क्या उसका कोई दोस्त है, जो मुसाशी को अजीब लगा। इटाकुरा का भी एक दोस्त था, योशिका कैंपो। बचपन में ही दोनों साथ ही ट्रेनिंग करते थे, और वो उनका अच्छा दोस्त भी था, जो मुसाशी को चौंका देती है। इटाकुरा बताते हैं कि उनके और योशिका में जमीन और स्वर्ग का फर्क था, जिससे उनकी दोस्ती पर कभी कोई फर्क
फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने खुद ही शिजूरो और डेंशिचिरो को गोद में खिलाया है, जो मुसाशी को बुरी तरह से चौंका देती है। इटाकुरा फिर कहते हैं कि उन्हें मुसाशी से कोई द्वेष नहीं है, वो दोनों ही अलग चीजें हैं। उन्हें लगता है कि इचिजो की लड़ाई में योशिका की ही गलती थी, लेकिन अब भी अगर कोई मुसाशी जितना स्ट्रांग होगा और हर बार मुसाशी का किसी ऐसे से ही सामना हो तो उसका दिल तो एड्रेनलिन से भर जाएगा, लेकिन अगर वो बीच का रास्ता चुने तो लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और लड़ाई बेफिजूल ही होगा। क्या उसे ऐसा नहीं लगता ताकि वो शांति से उसके साथ आगे बढ़ सके? शायद तब मुसाशी को वो मिल गया होता जो ताकत का जवाब है। ये मुसाशी को भी अजीब ही लगा, लेकिन अब भी उसका जवाब ना ही है। जो इटाकुरा फिर पूछते हैं, क्या उस पॉइंट पर पहुंचने के लिए लड़ाई जरूरी है? अगर ताकत का परिचय लोगों को मारने से ही होता है तो क्या उस शांति को हासिल किया जा सकता है? हमारा भविष्य, हमारे बच्चे और उनके बच्चे, जो मुसाशी को भी सोचने के लिए मजबूर कर देती है, जो उसका ईगो भी वहीं देख रहा है। क्या वाकई हमेशा लड़ते रहना मुमकिन होगा? जो मुसाशी के ईगो को भी ये इटाकुरा की कमजोरी ही दिखती है और मुसाशी को भी ये समझ नहीं आया क्योंकि अभी उसका कोई बच्चा नहीं है। और इटाकुरा उसके सामने फिर बैठ बताते हैं कि आज उनका पोता उनके सामने एक मकड़ी को मार मुंह फाड़कर हंस रहा था, जो मुसाशी का ईगो भी उसकी नकल कर दिखाता है। वहीं कोनपुगु टेम्पल में ओसो सुबह की पूजा कर ही रही होती है, जो बुद्धि श्लोक पढ़ते हुए सभी मरे हुए योशिका और उसकी फैमिली की शांति के लिए प्रार्थना कर रही होती है कि वहाँ उएदा फिर आ जाता है, जो ठीक उसके सामने भगवान के सामने बैठा हुआ है, जो ओसो को भी उसकी बदतमीजी ही लगती है और उस मोंग के बगल में ही बैठी हुई उएदा से कहती है कि उएदा को ओसो का यूं परेशान करना गलत है, उसे सीधा मुसाशी के पास ही चले जाना चाहिए। वो खुद तो बस उसके बचपन की दोस्त ही है और उसके पास जाकर सीधे ही पूछ लो कि क्यों, और वो अब ओसो को बेवजह परेशान ही कर रहा है। ये सब उएदा को अजीब ही लगता है, लेकिन उससे भी ज्यादा उस मोंग को, जिन्हें समझ नहीं आया कि ओसो किससे बात कर रही है। उएदा ओसो को बस यही कहता है कि मुसाशी जल्दी मरने वाला है। ओसो को भी महसूस होता है कि उएदा आज उससे प्यार से पेश आ रहा है। ये पिछली बार से अलग है, जो उएदा भी देख रहा है कि ओसो को उसका ये बर्ताव पसंद आया। ओसो फिर उससे पूछती है कि क्या वो तकीजो से नफरत करता है या ऐसा ही कुछ, और उएदा मुसाशी से नफरत तो करता ही है, लेकिन फिर भी वो नहीं चाहता कि मुसाशी मारा जाए। वहीं मुसाशी भी अपने सेल में है, जिससे गार्ड उसके खाने के बारे में पूछने आता है। मुसाशी उससे पूछता है कि जब वो इटाकुरा से बात कर रहा था तब उटाकुरा योशिका से आया था, वो कौन है? जो गार्ड उस वन आर्म्ड स्वॉर्डमैन के बारे में बताता है कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, जो जोरों से बस मुसाशी को मारने के लिए ही चीख रहा था। मुसाशी को भी ताकवान की बात याद आती है कि शायद उसे रास्ता बदल लेना चाहिए, जैसे कि ओसो के साथ होने के बारे में। जो मुसाशी को लगता है कि अब ये मुमकिन नहीं है, ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है। अगर वो ओसो के साथ हुआ तो मुमकिन है कि जो खतरा उस पर है वो ओसो पर भी आ जाएगा। ये खौफनाक होगा। वो ऑलरेडी लेट हो चुका है। उसके पास एक ही जगह बची है लौटने के लिए, जहाँ उसे लौटना ही होगा। वो जगह हमेशा से ही वहाँ थी, ठीक वहीं हमेशा से ही। गार्ड भी उससे पूरी इज्जत से पूछता है कि क्या वो आज गार्ड की डोजो में चलेगा। वहाँ सभी लॉर्ड मियामोटो मुसाशी, जो सर के नीचे अजय है, से मिलना चाहते हैं, लेकिन फिर भी मुसाशी को तो वहीं लौटना होगा, उस जगह पर जहाँ बचपन में ही उसने लौटने का निर्णय लिया था। मुसाशी के मन में बस उस जगह लौटने का ख्याल ही चल रहा है, अपने मन और शरीर के लिए बीच का रास्ता, जो ना ज्यादा टेंस हो ना ज्यादा लूज। इस बॉडी में बहुत सारी चीजें अंदर समाई हैं और उन सभी के होते हुए भी वो सब एक हैं। वो क्या है? क्या उस चीज का नाम खुशी है? कि तभी मुसाशी उनके डोज में पहुंचते ही लड़खड़ा जाता है, जिसे यू देख सभी हैरान रह जाते हैं। ये तो अभी जवान है। और वो गार्ड भी खुशी से सभी को अपने गेस्ट से मिलवाता है, जिसका प्रॉपर इंट्रोडक्शन देने के लिए गार्ड खुद मुसाशी से पूछता है। मुसाशी उसे बताता है कि ये इतना मुश्किल नहीं है, वो बस रोनिन मियामोटो मुसाशी है साकुशु से, जिसका स्वागत तालियों की गड़गड़ाहट से होती है। ये तो मुसाशी के लिए भी अनएक्सपेक्टेड था। वो सभी मुसाशी के सामने प्रैक्टिस कर अपने स्किल का प्रदर्शन करते हैं। गार्ड मुसाशी को दिखाता है कि वो बांस के बने स्वॉर्ड को ट्रेनिंग के लिए यूज करते हैं। चूंकि वो असली स्वॉर्ड या लकड़ी की स्वॉर्ड को यूज नहीं कर सकते, तो यही कारगर है। यहाँ सभी तबके के लोग एक ही इंटरेस्ट के साथ आते हैं, जो यहाँ पर 3 दिन प्रैक्टिस करते हैं। उनका स्टेटस या उनका उम्र के कोई मायने नहीं है, वो सिर्फ उनकी स्वॉर्ड को ही देखते हैं। जो मुसाशी को उनका डेडिकेशन ही दिखता है, जिससे वो गार्ड भी थोड़ा झिझक महसूस करता है। गार्ड बताता है कि ये उसकी वाइफ को पसंद नहीं है, जिसका मानना है कि कामयाब होने के लिए स्वॉर्ड चलाने की जरूरत नहीं है। और तो और वहाँ दूसरों की वाइफ को भी ऐसा ही कुछ ख्याल है। एक मांग को तो ये करना भी नहीं चाहिए, लेकिन ये उसका इंटरेस्ट है तो है। मुसाशी को लगता है कि चूंकि वो एक कैदी है, क्या उसका वहाँ होना सही है। जो गार्ड भी बताता है कि बेशक वो एक कैदी है, लेकिन उसकी सिचुएशन अलग है। जो इटाकुरा भी चाहते हैं कि मुसाशी अभी और जिए, जो वो सब खुद भी चाहते हैं। वहीं उएदा ओसो को बताता है कि वो नहीं चाहता कि मुसाशी मारा जाए। ये ओसो को कुछ समझ नहीं आया। जो उएदा क्लियर करता है कि वो योशिका क्लैन मुसाशी को मारना चाहता है और खुद जीना चाहते थे, ना कि मुसाशी का। जो ओसो को लगता है कि जब वो लोग मर गए हैं तो अब क्यों। उएदा भी जानता है कि मुसाशी शांत बैठने वालों में से नहीं है, और तो और वो ऑलरेडी जेल छोड़ चुका है। और वहीं वो रोनिन समुराई भी, जो मुसाशी को मारना चाहते थे, खुद भी अपनी तैयारी पर हैं।
जिनकी हलचल उएदा भी ओत्सु को बता रहा है। डोजो के स्टूडेंट मुसाशी से पूछते हैं कि क्या उसने योशिका पर अपने एम्बिशन के लिए स्वॉर्ड चलाई थी या ये उसकी इच्छा थी, जैसे कि वो योशिका को हराना चाहता था। क्या उसे इतने बोरिंग तरीके से मरने का डर नहीं था? अगर ऐसा है तो शायद उन सभी को स्वॉर्ड उठा लेनी चाहिए। जो मुसाशी भी समझाता है कि ये ऐसा ही है, मौत का चक्र, मरने के अलावा कुछ भी नहीं। जो उन सभी को समझ आता है कि मुसाशी स्वॉर्ड के लिए जिया और उसके स्वॉर्ड के लिए मरने की उम्मीद थी, जिसे उसने नकार दिया, जो उस स्वॉर्ड का ही अपने आप में मूल्य है और वो अब भी जी रहा है। उसे अब भी उस स्वॉर्ड में उसकी वैल्यू नजर आ रही है। उसने भी किसी आम लोगों की ही तरह स्वॉर्ड थाम रखी है, लेकिन अपनी काबिलियत के दम पर वो सभी को उस स्वॉर्ड की वैल्यू दिखा रहा है। वहीं ओत्सु से उएदा कहता है कि वो मुसाशी को गाइड करे, ये सिर्फ वो ही कर सकती है, उसे रास्ता दिखाए, जो ओत्सु को चौंका देती है। मुसाशी ऑलरेडी बहुत लड़ चुका है, ये बहुत ज्यादा है। ओत्सु को खुद पर डाउट होने के बावजूद उसे ये करना होगा और उसका होना ही मुसाशी के दिल पर राहत है, क्योंकि मुसाशी के लौटने के लिए ओत्सु और उसकी स्वॉर्ड ही है। वो औरत जिसका नाम ओत्सु है उसके भविष्य को रोशन कर सकती है, यही उसकी रोशनी है जो ओत्सु को झूठी लगा। जो उएदा ने पहले ही कहा था कि जब वो मरेगी तब उसके लिए सब साफ हो जाएगा और उएदा ओत्सु को छोड़ वहां से चला जाता है। वहीं मुसाशी भी डोजो से वापस अपनी जेल की राह पर है। मुसाशी भी देख सकता है कि वो अच्छे लोग हैं और ताकतवर भी, जिसके लिए वो उन्हें दिल से धन्यवाद करता है। जिस पर गार्ड रिएक्ट कर ही रहा होता है कि उस पर मुसाशी का वार होता है और तो और बाकियों को भी वो अपने डंडे से मार उन सभी को वहीं बेहोश कर देता है, जिसके बाद मुसाशी भी आजाद है। वो दोबारा अपनी राह पर चल सकता है। उसका एम्बिशन अब भी उसकी पहुंच में है, लेकिन उसकी पकड़ से परे वो इतने दूर तक पहुंचा और अब उसका पैर उसका साथ नहीं दे रहा है। उसके वो सभी अपोनेंट्स जिनसे वो लड़ा और यहाँ तक पहुंचा, वो किसी कोहरे का पीछा नहीं कर रहा है, बस अपने स्किल्स की चोटी पर पहुंचना चाहता है। उसे और किसी की उम्मीद नहीं है सिवाय उस मुकाम तक पहुंचने के, और उसकी यही भिनभिनाहट खत्म नहीं होगी जब वो आगे बढ़ रहा है। उसके रास्ते में और भी अपोनेंट थे जो उससे लड़े। वो यहाँ तक खुद नहीं पहुंचा, बल्कि हर एक ने उसकी मदद की है। वो स्वर्ग से प्रार्थना करता है कि उसने खुद को और अपनी जिंदगी को दुश्मनों के सामने झोंक दिया, उनके सामने जिनके पास उसे मारने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। ये एक बार फिर से, बस एक बार और यहाँ से मुसाशी का अगला सफर शुरू होता है और यहाँ पर ये वीडियो खत्म होती है। दोस्तों, हमने चैप्टर 267 से 269 कवर किया है। अगले वीडियो में हम वेगाबॉन्ड के नेक्स्ट चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।